पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पंजाब पुलिस के 6 अहलकार शहीद हुए, क्या अब तक कोई गिरफ्तारी इस हवाले से अमल में आई। साथ साथ बात करेंगे कि क्या भारत में रॉ और एनडीएस का एक मंशियात का नेक्सस था और भारतीय फिल्म स्टार शाहरुख खान और उनके बेटे को इस केस में मुलव्विस करके क्या उस मंशियात का कारोबार जिसकी भारतीय रियासती सरपरस्ती थी उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। साथ साथ नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि हुकूमत आपके लिए क्या इकदाम कर रही है कि आपके माशी मुश्किलात थोड़ी सी कम हो। क्या बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, कितनी बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें मजीद कितने बढ़ेंगी, और 120 अरब रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया गया है जिससे हुकूमत कह रही है 13 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे, उसको हासिल करने का तरीका क्या है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। तो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान जो इंटरनेशनली नेगोशिएट कर रहा है IMF रिव्यू कहाँ तक पहुँचा और क्या प्रोग्रेस है उसमें? ये अच्छी प्रोग्रेस है। एक आधा पॉइंट के ऊपर अभी हमारी नेगोशिएशन जारी हैं, पर नेगोशिएशन ही नहीं, क्लैरिफिकेशन है और कोई लीगल क्लैरिफिकेशन है, बस उसके बाद इंशाल्लाह ये तय पा जाएगा। राइट, वज़ीर आज़म ने कल बताया कि पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं, कितनी मज़ीद बढ़ सकती हैं और इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वो भी आप बढ़ाएंगे? पेट्रोलियम देखें, जो कीमतें बढ़ रही हैं वो ओगरा कह रहा है कि हमें 11.5 रुपए जो है बढ़ानी है पेट्रोल की प्राइस और 8-9 रुपए बनानी है हमने डीजल की प्राइस, तो उससे तो हम कम बढ़ाएंगे। और इसके बीच में जो है पेट्रोलियम लेवी भी जो हमारी IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है, IMF ने कहा है कि आप पेट्रोलियम लेवी अब आहिस्ता से बढ़ाना शुरू कर दें कि 600 अरब रुपए का आपका बजट है और आपके पास तो 50 अरब रुपये भी नहीं इकट्ठा हुआ इस वक्त तक, तो वो भी है, तो वो भी हम उसमें उसके डाल के भी हम जो ओगरा की जो है प्राइस इंक्रीज़ है उससे कम ही बढ़ाएंगे। तो 5 रुपए तक तकरीबन मज़ीद बढ़ सकते हैं 15 तारीख तक? नहीं, ये तो आपको पता चल जाएगा जी। ठीक है। गैस की कीमतें भी वज़ीर आज़म ने अंदिया दिया कि वो भी बढ़ेंगी, गैस की लोड शेडिंग भी होगी, ये क्या मामला है? नहीं, गैस की कीमतें पे तो हमारी इस वक्त कोई ऐसी नहीं है। गैस की कीमत उन्होंने कहा गैस शॉर्ट हो गई है और गैस जो है वो जिस वक्त हम ये अभी जो है जब आती हैं विंटर्स आती हैं तो ज़्यादातर जो लोग जो हैं हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है ना, वो उसकी जो खपत है वो तकरीबन 1.2 बिलियन पे चली जाती है, यूजुअली वो 400 पे होती है। तो उस वक्त हमारी इंडस्ट्री वगैरह को ये दिक्कत होगी, तो वो सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो गैस है ये शॉर्ट हो रही है तो इसकी एक किस्म से राशनिंग करनी पड़ेगी। तो LNG इंपोर्ट्स, ये भी हमने टाइम पे इंपोर्ट्स नहीं की, टाइम पे टेंडर्स फ्लोट नहीं किए, ये भी मसला है। क्या महंगी LNG मिल रही है? वो मेरे ख्याल में एक वक्त आया था जिसमें कुछ हमने जो है वो नहीं की थी, अदरवाइज़ तो अब तो नवंबर आ गया है तो कतर के जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बड़े वाले वो किक इन कर गए हैं, तो वो अभी उससे हमें कोई फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये है कि वो सारा तो हमारा जो हमारी ज़रूरियात हैं उसको तो कवर नहीं करते, तो कुछ जो है वो हमें लेनी पड़ रही है। लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ये है, अगर वो हमने पहले 3-4 अगर हमने वो जो थे पहले कार्गोज हमने मिस भी किए होंगे, अभी तो हमें जो है अभी तो सारी दुनिया को यही अपना गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अमेरिका में आपको पता क्राइसिस हुआ है, अभी बरतानिया के बीच में तो मतलब हड़तालें हो गई हैं, तो ये सारी दुनिया में ये है, तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। अच्छा, बिजली की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं आइंदा? अभी 1 रुपया 39 पैसे हमने बढ़ाई है और इसके बाद अगर IMF के प्रोग्राम के तहत कुछ और बढ़ेंगी, लेकिन जो उन्होंने पहले 4 रुपये और 95 पैसे की बात की थी कि जुलाई तक बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ेंगी, इतनी नहीं बढ़ेंगी। तो वजह क्या है, बिजली की कीमतें क्यों बढ़ेंगी? इसलिए कि आपका सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो फ्लोज हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। जो कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं वो पिछले साल 600 अरब थी, अब 850 अरब रुपए, तो उसके ऊपर या तो अच्छा सब्सिडी भी हम ज़्यादा दे रहे हैं। अब इस दफ़ा जो सब्सिडी जा रही है पहले 331 थी, इस दफ़ा 770 बिलियन की सब्सिडी मैं दे रहा हूँ बिजली पे। बावजूद उसके हमारा सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ रहा था कुछ तकरीबन 130-140 अरब रुपए से। उन्होंने कहा जनाब आप कुछ तो करें
ताकि हम तो ये कह रहे थे ना कि जी अगर आप प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उससे गरीब को मार पड़ती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर उनको प्रोटेक्ट भी कर देते हैं तो इंडस्ट्री की कीमत बढ़ती है, इंडस्ट्री अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देती है, तो फिर वापसी पे वही मतलब इन्फ्लेशन बढ़ती है। लेकिन हमें जो सर्कुलर डेट को मतलब एक किस्म के टेपर करके थोड़ा कम करने के लिए जो उनकी शर्त है और जो हमने मान चुके हैं मतलब इन मार्च अप्रैल, उसके लिए कुछ ना कुछ बढ़ाना। 4 पे 95 तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बढ़ाएंगे। तो इंपोर्ट बिल भी कोई 10% के करीब आप कम करने का इरादा रखते हैं, कैसे करेंगे? नहीं, इंपोर्ट बिल देखें जी, इस वक्त जो इंपोर्ट्स जो हमारी जा रही हैं वो इस वक्त बैलेंस जा रही हैं। जो हमारा इस वक्त आपका जो इस दफ़ा का भी जो आया है वो अगर आप उसमें से वैक्सीन्स निकाल दें और इसमें RDA के 200-250 अरब रुपये $100 मिलियन आता है तो हम बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको इनको बढ़ने से रोकें, क्योंकि इस वक्त जो है जो आपकी जो अदर देन ऑयल जो इंपोर्ट है वो $700 मिलियन से कम हुई है। लेकिन ऑयल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं LNG वगैरह की कि उससे ये है, हालांकि पिछली दफ़ा से कम आई है, इस दफ़ा 6.1 उतनी आई है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम प्रोएक्टिव रहें और इसको मतलब वी शुड नॉट लेट इट गेट आउट ऑफ हैंड, बिकॉज ये जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंपोर्ट्स को हम चेक में रखें। तो फूड सिक्योरिटी के लिए इस वक्त जो हमारा इंपोर्ट बिल है, ख़ास तौर पे शुगर और वीट का, वो कंट्रोल में है, काबू में, या मज़ीद बढ़ेगा? बिल्कुल काबू में। अब तो ये है कि अगले साल में तो ये अब हमें करना ही नहीं पड़ेगा। हमने इस वक्त जो पहले हमारा ख्याल था 4 मिलियन हम टन्स वीट करेंगे, वो आज की इसी चीज़ में हमने रोक दिया। 1.9 मिलियन के बाद हमने कहा इतना हमारे पास है कि जब ये नई हार्वेस्ट आएगी तो हमारे पास 1.5 मिलियन टन फालतू पड़ा होगा, तो वीट हमने बंद कर दी। शुगर जो है वो अभी प्रोडक्शन शुरू होने वाली है और इस दफ़ा बम्पर क्रॉप आई है, 88 मिलियन टन्स की आई है, तो उससे हमारे पास इतनी चीनी होगी कि हमें अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चीनी की कीमत कम होगी आइंदा, उम्मीद की जा? बिल्कुल, क्योंकि देखें जब आप सरप्लस होना शुरू हो जाए ना तो फिर मार्केट पे प्रेशर बढ़ता है ना। तो ओपन मार्केट में जो कराची से आज खबरें आ रही थी कि 140 रुपए किलो तक जी, वो मेरे ख्याल में कराची तो वैसे किसी चीज़ को संभाल भी नहीं रहा, लेकिन मुझे अभी किसी ने बताया तो मैंने सेक्रेटरी इंडस्ट्री को कहा है, मैं इनको पड़ी हुई है तुम्हारे पास चीनी जो मैंने मंगवाई हुई थी, मैं कहा फ्लड करो मार्केट में, करो इनकी मतलब ये अगर जा रहे हैं तो इनकी ज़रा नुकसान करो ना ये ताजरों का। तो वो इंशाल्लाह कल से आप देखेंगे कि दिल फ्लड द मार्केट। पंजाब में भी, KP में भी, सिंध जो है, सिंध मर्जी का मालिक है। सिंध में क्या वजह है? क्या सिंध में कीमतें ज़्यादा है? जनरली भी अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें तो उसमें भी वहाँ कीमतें ज़्यादा आपको देखें, वो छुप जाते हैं वफाक के उसके अम्ब्रेला के नीचे, क्योंकि जब प्राइसेस जब कोट की जाती हैं वो ये नहीं की जाती सिंध में कितनी है और पंजाब में कितनी है वगैरह, वो उसके नीचे छुप जाते हैं। अब आटा है, आटा पूरे पंजाब में 1100 पे चल रहा है, KP में 1150 के 70 पे चल रहा है, कराची में 1470 पे है, अब हैदराबाद में 1415-20 पे है। क्यों? वजह यह है कि वो वक्त पे रिलीज नहीं करते और वो अच्छा, और फिर जब बात होती है तो वो वफाक के नीचे, छतरी के नीचे घुस जाते हैं। तो ये ज्यादती है। मैं तो कई दफ़ा उनको कह चुका हूँ कि यार देखो, अपने तुम्हारे ये लोग जो हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, प्लीज़ इनका कोई हमने यहाँ अगर रिडक्शन की हुई है इन चीज़ों की तो आप भी करें। तो इस हवाले से आपने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कुछ कहा है कि हर सूबे की अलग रिफ्लेक्शन आनी चाहिए? सब जी, मैंने कहा है, बिल्कुल कहा है। तो उसमें क्या चेंज करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। अभी जिस तरीके से अब कराची वगैरह और सिंध के जो इलाकों के जो प्राइस है वो जो है अब वो ऐड हो जाती है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो अब उसको भी एक पूरी ओवरऑल मुल्क की बताएंगे और फिर चारों सूबों की अलग-अलग बता देंगे हर प्रोडक्ट में। ठीक है। लोगों का मेन कंसर्न आटा और चीनी है। चीनी आपने कहा कि कम हो जाएगी, आटे की कीमत भी लोग उम्मीद रखें कम होगी, कैसे होगी? जी बिल्कुल, आटे की कीमत भी कम होगी, बल्कि हम ये देखें आटे की कीमत अगर इस वक्त जो है अगर इंपोर्ट देख लें तो इस वक्त तो तकरीबन 3,500 के ऊपर जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। हम चाह रहे हैं कि जो जहाँ है उतना रहे या उससे थोड़ा कम हो, तो इस दफ़ा क्रॉप पे डिपेंड करेगा। My own sense is कि you may not see a lot of reduction as of now in आटा, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं इंशाल्लाह।
बिल्कुल ठीक हो गया। आपने वज़ीर-ए-आज़म ने कल 120 अरब का एक सब्सिडी पैकेज अनाउंस किया है गरीब लोगों के लिए। ये 120 अरब रुपया कहाँ से आएगा? देखो 120 रुपये में से 35% देगा तो वफाक, और वो जो है वो आएगा एहसास के 250 अरब रुपए का हमने जो बजट दिया हुआ ना उसमें से आएगा। और बाकी सूबों के पास तो पैसे होते हैं, आपको पता है, और इजाफा तो ज़्यादा ही आएंगे क्योंकि मेरी जो रेवेन्यू है कलेक्शन वो ज़्यादा है, तो वो उनको तो 57.5% उससे ज़्यादा कलेक्शन है। 230 अरब तो मैंने पहले 4 महीने में ज़्यादा कर लिए जो बजट से। तो आप अंदाज़ा करें ना, उसका 57% करें और उनको दें तो उनके तो पैसे वैसे ही वारे न्यारे हो रहे हैं। तो सिंध में भी होगा ये? हम तो सिंध में वफाक तो कहेगा, हम तो जो सिंध के हमारे अवाम हैं वफाक अपना जो है हिस्सा डालेगा। अगर सिंध की हुकूमत नहीं डालना चाहती तो वो और बात है। ठीक है। अच्छा, इसमें आता कि 120 अरब रुपए और फिर 2 करोड़ लोगों को डायरेक्ट मिलेगा, जिससे कि 2 करोड़ फैमिलीज़ को, 13 करोड़ अफराद को 6 माह के लिए। कुछ इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेशन की है कि पर डे के हिसाब से ये तो 5 रुपये बनती है सब्सिडी जो कि आप देंगे, उससे तो एक रोटी भी नहीं आती। नहीं यार, देखिए हम 3 चीज़ों के ऊपर हम दे रहे हैं, आटा के ऊपर दे रहे हैं, घी पे दे रहे हैं और दालों पे दे रहे हैं। हमने पूरे हर एक के, क्योंकि ये जो एहसास का जो NSER हुआ है उसमें ये भी है कितनी ये इन डिफरेंट जो हैं इनकम लेवल्स हैं, इनकी कितनी जो है ख़र्चा होता है फूड वगैरह के ऊपर, ये भी है पता। तो उस वजह से सारों का हमें पता है कि आटा कितना खर्च करते हैं, जैसे घी पे कितना खर्च करते हैं, उसका जो है हमने 30% जो है इन 3 चीज़ों का जो है हर महीने उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं 30%। तो ये 5 रुपये वाली बात पता नहीं किसने कैसे कह दी, ये अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भेज दूंगा। 30% इन 3 चीज़ों पे हर महीने हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा? जिन लोगों ने सब्सिडी लेनी है वो कैसे लेंगे? किराने के स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से वो ले सकते हैं? बिल्कुल, हर स्टोर, क्या प्रोसेस, 7 लाख किराना स्टोर जो हैं वो उन लोगों को वो ये दे सकेंगे ये चीज़ें, और वो वहाँ जाएंगे और वो अपना जो ना ID कार्ड वगैरह देंगे जिसकी वेरिफिकेशन उसी वक्त हो जाएगी और उनको उनकी वो सब्सिडी मिल जाएगी। तो मशीन्स वगैरह उन आउटलेट पे पहुँच गई? पहुँचवा देंगे मशीन्स की, वो एंड्रॉयड्स दे दिए गए हैं उनको दुकानदारों को, और पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है और नेशनल बैंक ये अरेंज कर रहा है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है BISP का जो मॉडल था वो होगा, लेकिन दुकानदार के पास जब जाते हैं उसको कैसे पता है कि ना ये वाला शख्स आया है, ये मशीन लगी है? वो प्रोसेस लोगों के लिए आप बता सकते हैं? एप्लीकेशन देने के लिए कोई मुस्तहिक लोग हैं, वो क्या करें, किधर अप्रोच? कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना ID कार्ड लेके चले जाएंगे। वो ID कार्ड वो एंड्रॉयड पर डालेगा और एहसास डेटा से आ जाएगा हाँ ये एलिजिबल है। अब वो उनको कम कीमत पे देगा, 30% कम कर देगा। तो उसको कंपनसेशन इसकी कैसे मिलेगी दुकानदार को? एक तो पहले तो कॉम्पनसेशन की ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि देखो उसकी तो बिक्री हो रही है ना। ये तो वैसे है जैसे क्रेडिट कार्ड वाला जो जाता है दुकान पे तो उसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर, बल्कि वो तो मर्चेंट देता है बैंक को 3 रुपये, लेकिन यहाँ हम उसको 5% जो है वो हम उनको एक किस्म का कमीशन देते हैं। हुकूमत दुकानदार को ट्रांसफ़र करेगी या जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको ट्रांसफ़र करेगी? नहीं, सीधा दुकानदार को ट्रांसफ़र करेगी वो पैसे। वो क्योंकि उसने बिल भेज दिया, उसने कहा इसने इतना का बिल दिया है, उसमें से वो डिस्काउंट करके वो कहेगा नेट उससे ले लेगा, बाकी जो उसका डिस्काउंट है वो हमारा वो अकाउंट से डेबिट कर देगा और 5% और ले लेगा हमारे से। तो ये प्रोसेस जो है कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? लोग कब से ये सब्सिडी लेंगे? 15 जो है ये अपना ये 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से। और 15 दिसंबर के बाद जो 7 लाख आउटलेट्स हैं, हुकूमत बताएगी कि ये 7 लाख आउटलेट्स हैं, इस पे आप चले जाएं। बिल्कुल सही। परचेज लिमिट्स होगी इस पे कोई? जी, परचेजिंग लिमिट होगी इस पे कोई? नहीं। क्या परचेजिंग लिमिट? वो जो ये तो वो लोग हैं ना यार, परचेजिंग लिमिट तो कोई मतलब किसी एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, नहीं कोई ऐसी लिमिट। आटा कितना ले सकेंगे, दाल कितनी ले सकेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो सारी आटा लेना चाहे आटा ले ले, घी लेना चाहे घी ले ले। यानी कि वो 50 किलो घी लेना चाहे वो 50 किलो घी भी ले सकता है। हाँ, 50 किलो जितना उसके वो 1000 रुपये में डिस्काउंट पे आता है तो ले ले, जितना 1000 रुपये में जो चीज़ आती है वो सिर्फ ले सकता है। ठीक है। अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से जब भी सवाल उठता है तो हुकूमत कहती है जी दुनिया में सस्ता तरीन पेट्रोल है आज भी। तो अगर GDP पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कभी इस हवाले से देखा गया, मैं नाज़रीन को सिर्फ एक स्लाइड दिखा दूँ
कि अमेरिका में जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो बनती है $69,380, तकरीबन 1,17,40,000 और पेट्रोल फी लीटर है 169.439। तुर्की में $9,410, फ्रांस में $45,000, बरतानिया में $46,000, बांग्लादेश में $2,140, भारत में $2,140 और पाकिस्तान में $1,250 पर कैपिटा इनकम। तो जो ये मुवाजना पेश किया जाता है कि जी दुनिया में सस्ता तरीन पेट्रोल है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपकी कैलकुलेशन गलत। 1457 है हमारा पर कैपिटा। 1457 हो गया, ठीक है जी। इसका मतलब है आप तकरीबन 25% जो है वो उससे कम है अपना हिंदुस्तान से। आपकी पेट्रोल प्राइस तो ये आईएमएफ का डेटा है जो मैं कोट कर रहा हूँ। नहीं, आईएमएफ का डेटा मैं आपको अपना डेटा अभी बता रहा हूँ ना, मेरे तो पास नंबर्स हैं जो कि ये पुराना डेटा होगा। मैं आपकी अभी की बात बता रहा हूँ। 54 ट्रिलियन की आपकी इकॉनमी है, उसको आप डिवाइड कर दें 170 से और आप डिवाइड कर दें 218 से, तो ये 1457 बनता है। 25% कम है इंडिया से। आपकी पेट्रोल प्राइस को 80%, मतलब उनकी 250 है और आपकी 136 है, तो विच इज़ 50% कम। तो हम सस्ते हैं, हम पर कैपिटा बेसिस पे भी सस्ते हैं और वैसे भी सस्ते हैं। और बांग्लादेश के हवाले से? बांग्लादेश भी यही है। बांग्लादेश की जो है वो मेरे ख्याल में 1800 है कि पर कैपिटा वगैरह। तो देखें, ये उस तरीके से मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, हमने टैक्सेस कम किए हैं। हमने उसके बाद जो लेवी थी 30 रुपए की जो लीटर की थी, उसको 5 रुपए पे लेके आ गए हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि हम इसमें नंबरों में हेर फेर कर रहे हैं। हम जेन्युइनली लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इकॉनमी इस वक्त ग्रो कर रही है हमारी, क्योंकि अभी 30 सितंबर के हवाले से जितनी कंपनीज के लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हैं, और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जिक्र किया है और उन्होंने कहा बल्कि सुनाई देते हैं सेठों को कहते अवाम की ज़रूरियात, अवाम मजदूर की तनख्वाह जो है सेठ बढ़ाएं। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े हमारे सेठ हैं, मैं आप सबको आज अपील करता हूं कि जब आपका इतना ज्यादा नफा बन रहा है तो इसके अंदर उनको शामिल करें। जो मजदूर हैं, जो आजकल की महंगाई में मुश्किल में हैं, उनकी जरूर आप तनख्वाहें बढ़ाएं। ये अरबों रुपए के प्रॉफिट्स, और वज़ीर आज़म की बिल्कुल सही बात होती है। इसमें पब्लिक पॉलिसी आप किस तरह से बना रहे हैं कि ये मजदूर को, वर्कर्स को बेनिफिट भी ट्रांसलेट हों इसके? देखिए, ये तो हमने अपील की है और अपील ही देखें कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर है और उसके ऊपर हमने ये कदजन लगाना शुरू कर दी कि एक मिनिमम वेजेस तो अनाउंस की हुई हैं सब सूबों ने, कदजन लगाना शुरू कर दें कि आप इतने पैसे देंगे और अपने पैसे नहीं देंगे, तो वो मेरे ख्याल में ये होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब जिस तरीके से जैसे जैसे ये ग्रोथ आएगी, ये प्राइवेट जिसमें इंडस्ट्री में भी आएगी, तो आप देखेंगे कि कंपटीशन को इस वक्त जो है अभी उनको मजदूरों की ज़रूरत है। इस वक्त मुझे लोग बता रहे हैं कि टेक्सटाइल में ऑर्डर्स इतने हैं कि उनको कमी और कैपेसिटी बढ़ रही है, ये जो टर्फ के वजह से। तो ये जो बढ़ रही है तो उसकी वजह से मजदूरों की ज़रूरत है, और अगर इन्होंने उनको सही तनख्वाहें ना दी तो वो दूसरों के पास चले जाएंगे। तो एक तो ये है कि बिल्कुल मैं भी इस वक्त अपील करूँगा अपने जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो हमारे जो सनतों वाले हैं कि यार इनका ख्याल रखो। आज इनका आप ख्याल रखोगे तो कल ये आपके साथ रहेंगे, लॉयल्टी दिखाएंगे। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारी ग्रोथ हो रही है, ये अभी 5% इंशाल्लाह 5% थोड़ा सा प्लस भी हो सकती है, तो वो जो है वो ट्रिकल डाउन आएगा, ये इधर तक तो ज़रूर आएगा, ये जो आपका मिडिल क्लास है। लेकिन उसके नीचे मजदूर का तो हमने ये पैकेज भी दिया है, और आपको मालूम है कि हमने वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की मैं सक्सेस आपको बता रहा हूँ अभी से, कि इस वक्त तक अभी कोई 1 महीना भी नहीं हुआ जब हमने इसको लॉन्च किया था, उससे कम है, और 8.5 लाख हिट्स आई हैं और 2,20,000 लोग ऑलरेडी लोन्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो और ये अभी ये क्योंकि बैंकों के साथ उनका मुआहदा हो गया, सारे ये जो NBFIs हैं और अखूत वगैरह के साथ, तो ये अब लोन भी होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर। तो वहाँ हम डायरेक्ट पहुँचेंगे और उनको डायरेक्ट सपोर्ट देंगे।
अच्छा शौकतरीन साहब, आपने जब आपको वज़ीर-ए-आज़म ने पोर्टफोलियो दिया फाइनेंस का, आपने कहा था आप बॉटम्स अप अप्रोच लेके आएंगे जिसमें कि आम आदमी है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा। पावर सेक्टर को आपने कहा 700 बिलियन की सब्सिडी आप दे रहे हैं, इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो तो मल्टी बिलियन में है। तो ये रेशनलाइजेशन हो सकती है कहीं के जनाब, लोगों को बिजली भी सस्ती मिले जितनी हुकूमत 700 अरब की सब्सिडी दे रही है, यहाँ ये बिलियंस के प्रॉफिट और डिविडेंड्स यहाँ पे तकरीबन सामने मेरे पड़ी हैं तमाम कंपनीज। फाइनेंशियल ईयर 2021 आप भी देख सकते हैं जी 950 अरब के प्रॉफिट आए हैं, तो 950 अरब के। और पिछली दफ़ा जो 18 में सबसे पीक था उनका वो कुछ 550-600 अरब थे, बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन आप देखें ना, हम जो इस वक्त बिजली की जो सब्सिडीज जा रही हैं वो उसके लिए जा रही हैं कि हम जिस कैपेसिटी को यूज़ ही नहीं कर रहे, वो जब 850 अरब रुपया तो वो जिसको यूज़ ही नहीं कर रहे, तो उसका ये जो यूज़र है उनके साथ क्या ताल्लुक। अगर मैं उनका बढ़ाना शुरू कर देता हूँ तो वो अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे, अपना जो कंपटीशन है। तो मैंने ये एक बैलेंस रखना है कि भाई इतना हो कि ये बेसिकली कंपिटिटिव भी रहें। अच्छा, प्रॉफिट बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बनाएं ये प्रॉफिट। जब प्रॉफिट बनाएंगे तो री इन्वेस्ट भी करेंगे, तो उसमें तो बल्कि अच्छी बात है कि हमारी इकॉनमी में लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। अभी तो हमें ये भी पता है कि जिस वक्त आपके जो एग्रीकल्चर के बीच में जो है लोगों की ये जो है आमदनियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि मैं उसका जो ठेका है, लोगों ने जो एकड़ का ठेका है, मुझे मालूम है कि जहाँ जो 55-60 हज़ार का ठेका था वो 80 पे चला गया। इसका मतलब है उनकी आमदनी इतनी बढ़ी होगी, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि नीचे फिर वो जाहिर है वो जब इनकम जाती है तो आपको मालूम है कि रूरल एरिया में क्या हुआ है, बेइंतहा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मोटरसाइकिल्स बिकी हैं, बाकी चीज़ें बिक रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रही हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि यही चीज़ जो है अब अर्बन एरियाज़ में भी आए। और बॉटम्स अप की मैंने तो अभी बताया ना, कामयाब पाकिस्तान जो है उसको हम बिल्कुल एकदम इतना बड़ा इंटरेस्ट आया है। अभी तो सिर्फ केपी, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 5 शहर हैं जो पुअर शहर हैं पंजाब सिंध के, उसमें गया है। अभी 3 महीने में मैं पूरे शहर जब पाकिस्तान में लॉन्च इसको करूँगा तो रिएक्शन जो होगा वो बड़ा ओवरवेलमिंग होगा। जो आपने इस हवाले से फिगर जो दी कि जी 950 अरब इनके प्रॉफिट्स हैं, बड़ा आम सा सवाल है। 700 अरब की सब्सिडी है, 700 अरब की वो सब्सिडी है जो हुकूमत पाकिस्तान इनको दे रही है, तो अपने प्रॉफिट्स कम करके ये नहीं छोड़ सकते कि ना आम पाकिस्तानी को थोड़ा फ़ायदा हो। देखें जी, ये जो है आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये आईपीपी कमीशन रिपोर्ट में भी मेंशन था। ये एंटरप्रेन्योर जो है ना वो इस तरह नहीं देखता। आपने तो देखा वर्ल्ड वाइड क्या हुआ है कि जो टॉप जो 1-2% हैं उनके, मतलब अमेरिका के बीच में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले निचले इनकम ग्रुप से ऊपर वाले उनका जो था वो फ़र्क था 25 गुना, आज वो 250 गुना हो गया। और उधर निचला जो 40% है उसकी इनकम जो है वो एक प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे कम हुई है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में भी ये है, बिल्कुल इस तरह बढ़ा होगा। और हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि क्योंकि हम बॉटम अप अप्रोच कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर नहीं छोड़ रहे कि ये ट्रिकल डाउन करवाएंगे। मैं इनके ऊपर नहीं एतबार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, हम उनको नीचे वालों को खुद ही मुस्तफीज़ करेंगे। तो बाकी होपफुली मार्केट फोर्सेस जो हैं फोर्स करेंगी इनको कि ये अपने लोगों को मतलब सही तरीके कॉम्पनसेट ठीक हो गई। तमाम चीज़ें जो आपने बताई कि एक इकॉनमी है, ग्रो भी करी है, चीज़ें भी सही हो जाएंगी, तो जो सैलरीड क्लास है पाकिस्तान में उसके लिए कोई खुशखबरी, कोई रिलीफ? नहीं, देखें, एक तो ये जो है इसमें तो हमने ये भी कर दिया है कि क्योंकि ये 31,500 रुपये पर महीने वाले की इनकम से नीचे वाले जो हैं, तो हमने इस दफ़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी डाल दिया। पहले नहीं थे, पहले ये आपके एहसास के डेटा के बीच में ये नहीं था, इस दफ़ा कर दिया गया। इसमें वो भी कर दिए गए हैं जो हमारे ओवरसीज़ के मज़दूर जाते हैं और उनकी फैमिलीज तो यहीं होती हैं ना, तो उनका भी अगर वो है उसको भी बीच में डाल दिया गया। तो जो मिडिल क्लास है ना जी, सैलरीड क्लास तो इसमें काफ़ी कवर हो जाएगी इन लोअर मिडिल क्लास लेवल का। मिडिल क्लास जो है वो जैसे जैसे ग्रोथ होगी इकॉनमी में वो इनकम लेवल्स उनके बढ़ेंगे, बिकॉज जो सैलरीज उसी तरीके से बढ़ेंगी। तो माई ओन सेंसेस कि ये तो सिर्फ रियल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, विच मीन्स 5% रियल ग्रोथ। इसमें आप ऐड करें इन्फ्लेशन तो असल में उनकी इनकम्स को 15% बढ़नी चाहिए।
सैलरीड इंडिविजुअल्स की, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को खुद कम से कम 15% बढ़ानी चाहिए, कम से कम बढ़ानी चाहिए, जिनसे वज़ीर आज़म ने कल अपील भी की। जी। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद बात करेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ ने ड्रग ट्रेड को इस्तेमाल किया और शाहरुख खान के बेटे आर्यन, उसको क्या एक स्केपगोट बनाया गया और पीछे कवर अप एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का था, जिसके जरिए रॉ की कोवर्ट एक्टिविटीज सपोर्ट होती रही। और साथ साथ पंजाब पुलिस के हवाले से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्या बाकायदा तौर पे स्केपगोट बनाया गया रॉ की मंशियात से जो फंडिंग होती थी कोवर्ट एक्टिविटीज की, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए। आइए ये चौंका देने वाली रिपोर्ट देखते हैं। 16 सितंबर 2021 को भारत में तारीख की सबसे बड़ी खेप हीरोइन की पकड़ी गई। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस हीरोइन का वजन 3000 किलोग्राम था और इसकी मार्केट वैल्यू 21,000 करोड़ भारतीय रुपए थी। ये शायद भारत की तारीख में मनशियात की सबसे बड़ी रेड थी और भारतीय अखबारात का भी यही कहना है। ये भारतीय तारीख का सबसे बड़ा मनशियात का केस है। होना तो ये चाहिए था कि इस मामले पर पूरे भारतीय मीडिया में शोर मच जाता, मगर ऐसा ना हो सका। बल्कि भारतीय मीडिया को एक अलग ही कहानी पेश की गई कि ये हीरोइन तालिबान की हुकूमत आने के बाद भारत भेजी गई है। Story that starts from Afghanistan. Boats from Afghanistan and Iran carrying the banned substances were intercepted. सूत्रों के मुताबिक अब तक पकड़े गए सभी मामलों का कनेक्शन अफगानिस्तान से जुड़ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद ड्रग की तस्करी बढ़ने का खतरा पहले से जताया जा रहा था। Reportedly, the consignment was imported from Afghanistan under the guise of talcum powder. यानी कि 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है अहमदाबाद के एक गोदाम से, और नाम लगाया जा रहा है तालिबान का, जो अभी पूरी तरह हुकूमत में भी नहीं थे। अगर इस 3000 किलोग्राम हीरोइन को ट्रेस किया जाए तो जो मालूमात भारतीय मीडिया में सामने आई, इसके मुताबिक 3000 किलोग्राम हीरोइन अफगानिस्तान के सूबा कंधार से कंटेनरों में भरकर अफगानिस्तान से ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट पर लाई गई। वहां से भी इसको बहरी जहाज के जरिए भारतीय गुजरात के शहर अहमदाबाद भेजा गया। ये दोनों कंटेनर मंद्रा पोर्ट उतारे गए और इसके बाद इनको गोदाम में रखा गया, जहां से उनको दिल्ली रवाना किया जाता है। इस तमाम रूट में 3 ममालिक के नाम सामने आए हैं: अफगानिस्तान, ईरान और भारत। समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया और ये खेप अगर पाकिस्तान के करीब से भी गुजरती तो ISI का नाम आ जाता। अब जरा इसका जायजा ले लेते हैं। तालिबान ने काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा किया और भारत में ये खेप पकड़ी जाती है 16 अगस्त को। तो क्या तालिबान ने आते ही चंद दिनों के अंदर अंदर 3000 किलोग्राम हीरोइन बना ली और फिर चंद दिनों में भारत के अंदर इसका खरीदार ढूंढ लिया? जबकि आज तक अफगानिस्तान का बैरूनी दुनिया से तिजारती राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक हीरोइन जिन 2 कंटेनर से बरामद हुई, इसमें टाल के पत्थर भरे हुए थे और इनके दरमियान में हीरोइन छिपाई गई थी। यानी कि तालिबान की हुकूमत ने चंद दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ हीरोइन तैयार की, इसका गाहक ढूंढा, बल्कि टाल्क रॉक की भी कानकुनी की, इसको निकाला और फिर भारत में खरीदार ढूंढकर ईरान के रास्ते एक्सपोर्ट कर दिया। और ये सब इस वक्त किया गया जब अभी तालिबान अपनी अबूरी हुकूमत बना रहे थे। Heroin hidden in consignment of talc stones. Consignment from Afghanistan came via Iran. भारतीय मीडिया पर पेश की गई ये कहानी ना सिर्फ मुज़हका खेज है, बल्कि इस कहानी के जरिए भारत में मनशियात के कारोबार पर पर्दा डालने की कोशिश भी की गई और इस पर पर्दा डालने के लिए इंतखाब किया गया भारत के मेगा स्टार शाहरुख खान का, एक मुसलमान अदाकार, भारत का दुनिया के सामने चेहरा, और उनके बेटे को एक मशकूक रेड में गिरफ्तार किया जाता है। मीडिया का रुख 3000 किलोग्राम हीरोइन से मोड़कर असल कहानी कुछ और बना दी गई, शाहरुख खान और उसके बेटे के नाम। हकीकत भारतीय मीडिया की स्क्रीनों पर नहीं है। हकीकत जानने के लिए अगर अगस्त 2021 में
UNODC की जानिब से भारत को वार्निंग दी गई कि भारतीय रियासत आसाम मनशियात के कारोबार का गढ़ बन चुका है। भारत के साबिक वजीर पी चिदम्बरम ने अपने कॉलम में भारत में 3000 किलोग्राम हीरोइन के पकड़े जाने पर कहा था कि इतनी बड़ी मिकदार में हीरोइन का पोर्ट पर आना लोगों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकता। लिहाजा भारतीय सरकार ने कहानी का रुख शाहरुख खान की जानिब मोड़ दिया। अगर भारतीय इदारे और मीडिया इस केस को लेकर सिर्फ सही सवालात उठाए, इनके जवाब तलाश कर ले, तो ऐसे खौफनाक हकायक उनके सामने पेश आएंगे कि भारत के लिए जान छुड़वानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन शाहरुख खान को मीडिया के सामने पेश करके जान छुड़वा ली गई। भारतीय जरीदे डेक्कन हेरल्ड में संजय कपूर ने एक आर्टिकल में साफ लिखा कि अफगानिस्तान से ये कंटेनर 15 अगस्त से काफी पहले निकल गए थे, इसलिए तालिबान और ISI पे जिम्मेदारी डालना कहानी को घुमाना है। संजय कपूर ने अपने इस आर्टिकल में यह सवाल भी उठाया कि भारत में इतने अरबों डॉलर की हीरोइन खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। ये सिर्फ पहली एक खेप नहीं, 25 किलोग्राम हीरोइन अभी चंद दिनों पहले भारत में पकड़ी गई थी। इस हीरोइन की मालियत 175 करोड़ बताई गई है और इसका माखज ईरान की चाबहार पोर्ट थी। यानी ये हीरोइन भी अफगानिस्तान से बराह रास्त ईरान और फिर भारत पहुंचती है। मंद्रा पोर्ट भारत के एक बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की मलकियत है और भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट यही है। भारत में इस हीरोइन की खेप पकड़े जाने के बाद इदारे फुर्तियां दिखा रहे हैं। 4 अफगान बाशिंदे, एक सुपरस्टार का बेटा पकड़ा गया, लेकिन मंद्रा पोर्ट के मालिक गौतम अडानी से शायद सवाल जवाब नहीं किया गया और ना ही अडानी को गिरफ्तार किया गया। जब अफगानिस्तान में पहली बार तालिबान ने हुकूमत हासिल की तो इस वक्त अफगान अफीम काश्त करने वाला शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क शुमार किया जाता था, मगर अब तालिबान ने आते ही इस पर पाबंदी लगा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की 20 मई 2001 की स्टोरी में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि तालिबान की जानिब से काश्त पर पाबंदी के नताइज 1 साल में ही सामने आ गए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अफीम की फसलें 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर दी। फिर सितंबर आया और 9/11 हुआ, जिसके बाद अमेरिका अफगान पर हमला आवर होता है। इस अफीम की काश्त जो तालिबान के दौर में तकरीबन नापैद हो चुकी थी, अमेरिकी अफवाज की निगरानी में फिर से फलने फूलने लगी। अमेरिकी अफवाज का मौकफ ये रहा है कि अफगानिस्तान में अफीम से हीरोइन बनाने की फैक्ट्रियां लगी हैं और हम इनको तबाह कर रहे हैं, मगर ये कारोबार इतना ही फलता फूलता जा रहा है। अफगानिस्तान से हीरोइन स्मगल करने का अहम तरीन रास्ता ईरान का है और UNODC ने भी ईरान में हीरोइन की आमदोरफ्त और छापों की तादाद में इजाफे का बताया है। तो अगर तालिबान ही अफगानिस्तान में हीरोइन का कारोबार कर रहे थे और अफीम की काश्त कर रहे थे, तो 20 साल में ये कारोबार इतना कैसे बढ़ गया। 20 साल तो अफगानिस्तान में अमेरिका और इत्तेहादियों की हुकूमत कायम थी और अफगानिस्तान में भारतीय असर और रसूख किसी से ढका छुपा नहीं था। ईरान की जानिब से ये अफगानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे के बाद बारहा शिकायत की गई कि अफगानिस्तान ने ईरान में हीरोइन की स्मगल बढ़ा दी है। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद रहा, वहां पाकिस्तान का अमल दखल तकरीबन ना होने के बराबर था, जबकि हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में असर रसूख किसी से भी छुपा नहीं है। राह और NDS का गठजोड़ किससे छुपा है? तो फिर इतने असर रसूख के बावजूद अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर भारत में हीरोइन की स्मगलिंग और इसी दौरान ही कारोबार की आड़ में भारत से ये तमाम मनशियात पूरी दुनिया में सप्लाई कर दी जाती हैं। अगर भारत से की गई खबरों पर इन्हिसार किया जाए तो भारत में 50 मिलियन से ज्यादा अफराद नशे के आदी हैं और इनमें हर तबके के अफराद शामिल हैं। बॉलीवुड की दुनिया गालिबन चलती ही नशे पर है। भारत में जब नशे की बात की जाए तो शराब तो अब शायद नशे में शुमार नहीं की जाती। NCB के DG SN प्रधान ने एक भारतीय मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए कहा, शराब अब इन नहीं है। अगर आप फैशनेबल हैं तो आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बड़े लोग शराब नहीं ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में 1 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि 1 ग्राम कोकेन के लिए 5000 से ज्यादा अदा करने को तैयार हैं।
UNODC के इस ग्राफ को देखें तो साफ जाहिर है कि 2001 में अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान में अफीम की काश्त 100 गुना बढ़ गई थी। UNODC के मुताबिक काश्त 180 टन से बढ़कर 3400 टन तक जा पहुंची। ये सब इस दौरान हुआ जब अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज, नेटो, रॉ और CIA दनदनाते फिर रहे थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में $2 खरब की सरमायाकारी की और भारत ने $3 अरब की। वाकई इतनी बड़ी रकम अफगानिस्तान में लगाई गई, या फिर इस सरमायाकारी को दुगना तिगना करते ड्रग्स की सूरत में अपना पैसा सूद समेत वसूल किया गया। 2008 में लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद इस वक्त के UNODC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंटोनियो कोस्टा ने दावा किया था कि बहुत सारे बैंकों के लिए भी ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल किया गया। 2001 के बाद अफगानिस्तान में ड्रग्स की स्मगलिंग और भारत को अपना मनशियात का मरकज बनता देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हरगिज नहीं कि भारत ने अफगानिस्तान में रॉ के असर रसूख और $3 अरब की सरमायाकारी किस तरह ड्रग्स की सूरत में कैश करवाई। और नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे पंजाब पुलिस के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब पुलिस के 6 अहलकार शहीद हुए। क्या इनको शहीद करने वाले कातिलों के खिलाफ जो FIRs हुई उस पर फर्दर कार्रवाई हुई? क्या कोई गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ। हम सिर्फ आज प्रोग्राम में पंजाब पुलिस के इन बहादुर सिपाहियों को, कांस्टेबल्स को, पुलिस वालों को सलाम पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।